तो लगातार जी न्यूज पर एक खबर जारी है। डॉक्टर्स कॉन्क्लेव में इस घंटे हम बात कर रहे हैं, कोरोना अगर हारेगा कहीं ना कहीं तो मजबूत इम्यूनिटी से ही हारेगा और वैक्सीनेशन से हारेगा। मजबूत इम्यूनिटी आप किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, क्या कुछ खान पान में आप चेंजेस कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या कुछ हो सकते हैं। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल गुप्ता मौजूद हैं, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं और साथ ही साथ डॉक्टर उमेश वर्मा भी मौजूद हैं। डॉक्टर अरोड़ा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने सप्लीमेंट्स के तौर पर देखा, आयुर्वेद में सप्लीमेंट्स के तौर पर देखा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ जो है एक प्रोडक्ट का जैसे एक बहुत बड़ा बाजार सा आ गया, बहुत सी बाहर सी आ गई कि जिसमें गिलोय रस से लेकर के आंवला रस से लेकर के तमाम ऐसी चीजें। क्या क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि इन सब चीजों का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। इसको लेकर के भी अगर कुछ भ्रामक चीजें हैं तो मुझे लगा है कि वो भी आप थोड़ा दूर कीजिए और क्या कुछ कंज्यूम वो कर सकता है। अरोड़ा जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंची। इसी सवाल का जवाब डॉक्टर राहुल गुप्ता अगर आप दे पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक, ठीक है अब इसे कुछ भी कहिए, लोग आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं और आपदा में अवसर की नेगेटिव चीजें भी बहुत होती है। हमने देखा कि कैसे हेल्थ सर्विसेज ने भी इसमें एक अवसर ढूंढा और लोगों की इम्यूनिटी को है स्ट्रांग करने के नाम पर लगभग प्रोडक्ट्स का बाढ़ सी आ गई, बाजार खुल सा गया। तो ऐसे में कैसे बचे? देखिए, हमारे देश में जो कि एक आयुर्वेदिक का खान है वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है और वो ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है। आयुर्वेदिक की नॉलेज रखने वाले लोग बहुत ही कम हैं और कई बार ऐसा लगता है कि हमें धोखा हो रहा है। आयुर्वेदिक की जितनी भी ये मेडिसिन हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल है या फिर कुछ जो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो ढंग से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं और वो सजेस्ट करते हैं, उनसे डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। मैं एक एलोपैथी का डॉक्टर हूं, मैं आयुर्वेदिक को नहीं पढ़ता, ना मैं उसको प्रमोट करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि हमारे आयुर्वेदिक में, हमारे एलोपैथी में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स मेडिसिन नहीं है। हम लोग भी जिस पे डिपेंडेंट है वो विटामिन सी, विटामिन डी, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उन सब पे डिपेंडेंट है। तो जो ये मेडिसिन च्यवनप्राश, जैसे गिलोई है, जैसे कि नींबू का रस है, जैसे जिंक है, जैसे और भी चीज़ें जो अवेलेबल हैं, डेफिनेटली उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। उनको एक नियमित रूप से अगर हम एक रेगुलर शेड्यूल बना के लें तो उससे हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ आयुर्वेदिक जो ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ये हार्मलेस होते हैं, ये नुकसान नहीं करते। कुछ एक दवाइयाँ हैं जिसमें हैवी मेटल्स होते हैं, वो खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई सीवियर बीमारी वाले डिजीजेस के लोगों को नुकसान करते हैं। तो अगर कोई हमारे को जानकारी मिले कि हैवी मेटल्स से मुक्त कोई दवाइयाँ या कोई औषधि अवेलेबल है या कुछ सिरप्स या कुछ जूसेस अवेलेबल है तो हमें उनको कंज्यूम करके इम्यूनिटी बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है सर। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, अगर आप ये सवाल सुन पाए हों, क्योंकि मैंने कहा था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर एक प्रोडक्ट गिलोय का रस, आंवला रस और ये तमाम चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हजारों चीजों की जैसे बाढ़ से आ गई और लोग हो गए कंफ्यूज कि हम क्या कंज्यूम करें, क्या सब कुछ ले आए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ी बेसिक सी चीजें होती हैं जो प्रूवन एक तरह से इम्यूनो बूस्टर्स हैं। उसमें गिलोय का आपने नाम लिया, च्यवनप्राश है, आंवला है, अश्वगंधा है, ये सब हमारे प्रूवन एक तरह से इम्यूनो बूस्टर्स हैं। और इनके साथ में ना एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा कि मैंने जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आई तो सबसे पहले हमने कहा कि आपका ताजा बना हुआ सात्विक सुपाच्य आहार वो सबसे बड़ा एक तरह से माध्यम बनता है इम्यूनिटी में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है इम्यूनिटी को लेकर के आयुर्वेद में एक पूरा एक विज्ञान है, एक पूरी ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं रसायन चिकित्सा। रसायन से मतलब यहाँ पे केमिकल से नहीं है, बल्कि उन औषधियों से है, उन जड़ी बूटियों से है जो सीधे जाकर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं उनमें एक अंग है रसायन चिकित्सा। तो उसमें बेसिकली इम्यूनिटी की बात की गई है और बॉडी की इम्यूनिटी को सीधे सीधे अग्नि को अब अगर हम आज के परिवेश में समझना चाहें तो हमारी मेटाबॉलिक पावर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया गया है। और हमारे यहाँ कहा गया कि जो लंघन होता है, लंघन का मतलब आदमी जब बीमारी फैली हो, जैसे ये पेंडेमिक फैला हुआ है, या जब बीमार हो तो उसे ऐसी चीज खानी चाहिए सो दैट उसकी जो मेटाबॉलिक पावर है, उसकी जो अग्नि है
वो स्पेयर रहे, वो कम खर्च हो और बची हुई अग्नि जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा करके उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से, उस एंटी माइक्रोबियल मतलब एक तरह से कोई भी माइक्रोबियल एजेंट जो हमारी बॉडी में बीमारी दे रहा है उससे फाइट कर सके। और अगर आम भाषा में समझूं तो फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे प्रोडक्ट, कौन से ऐसी चीजें, कौन सा ऐसा खान पान हो सकता है जिससे अग्नि बची रहे? जी, जैसे सुपाच्य आहार मैंने अभी पहले बताया, आपको एक तरफ से चने पचाने हैं और एक तरफ से मूंग की धुली दाल पचानी है। तो आप समझिए कि बीमार को मूंग की धुली दाल क्यों दी जाती थी? क्योंकि उसकी अग्नि मंद होती है। हमारे यहाँ सीधी सी बात है, अग्नि बोला जाता है शांते अग्नियों मिर्यते, ये अग्नि है जिसके शांत हो जाने पे आदमी मर जाता है। हम क्या बोलते हैं, भाई ठंडा पड़ गया आदमी, ठंडा पड़ गया मिस अग्नि चली गई, उसकी मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया, मिर्यते मिस मर गया। और युक्ते चिरम जीवत्ते नामी है, जब तक शरीर में गर्मी है वो चिरकाल तक जीवित रहता है। और रोगी स्यात् विकृते, और इसी अग्नि के डिस्टर्ब हो जाने पे, मंद पड़ जाने पे आदमी रोगी बन जाता है। तो मूलम अग्निम तस्मिन् रुच्यते, इस शरीर का यदि कोई मूल है तो वो शरीर की अग्नि है। तो इस समय जितना अग्नि को हम बचा के रखेंगे, आपको केवल खा खा के पेट में वहां पे अग्नि को उधर सब डाइवर्ट कर देंगे तो हमारे शरीर में घूम घूम के अग्नि जो है वायरस को कैसे फाइट करेगी, कैसे मारेगी। तो हमारे बड़े जो हैं जब भी बीमार पड़ते थे, चाहे बुखार होता था, बिल्कुल। और डॉक्टर उमेश वर्मा, इसी में अगर आप ऐड करना चाहें कि इसी का जिसे कहते हैं कि एक तरीके से कहा जाता है कि द राइट कॉम्बिनेशन इज एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक बोथ, तो अगर उसमें बैलेंस फिर आपने रखना है तो फिर वो किस तरीके से फिर आप इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे? हम अपनी तरफ से इम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए कोई भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जो सर सात्विक आहार बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, उसका बेसिक कारण यह है कि आपको कम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी उस सात्विक आहार को खाने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये एक बहुत इसेंशियल पार्ट है इस समय कोरोना पैंडेमिक से लड़ने के लिए। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये वायरस इवेंचुअली लंग में फाइब्रोसिस कर रहा है, जो लंग को टाइट कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर हम लोग अपनी लंग की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जैसे अनुलोम विलोम जो आयुर्वेद में वो योगा में सिखाया जाता है, या जो नॉर्मली जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, उसको करेंगे तो हमारे लंग की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से अगर हमारे को इस वायरस से संक्रमण होता भी है तो हमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट या ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ेगी। सकता हूं क्या? बात। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे कि फिलहाल ये जो वैक्सीनेशन आया है सर, ये जो दवाइयां आई हैं फिलहाल, ये फिर किस तरीके से डॉक्टर राहुल गुप्ता अफेक्ट करता है आपकी इम्यूनिटी को, या फिर जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि इससे हुआ था कोरोना या फिर हो गया क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट कराया, आप में एंटीबॉडी डेवलप है, तो उसको कैसे समझा जाए? फिर जो हमारा बॉडी है वो अपने आप इन बीमारियों से फाइट करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो और फंगस हो। बैक्टीरिया और फंगस के लिए हमारे पास एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन अवेलेबल हैं। वायरस के लिए जो एंटी वायरल मेडिकेशन है वो इतनी कामयाब नहीं है, लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो एक कम मात्रा में या तो उसका प्रोटीन या उसका जो है इनएक्टिवेटेड वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर होता है, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो कि एक हेल्दी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो निकल के आती है। और जब ये दोबारा वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देती, उसे ही हम अपनी एग्जीक्यूटेड इम्यूनिटी कहते हैं या इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जिससे कि हमें दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन इस बार जो वायरस वैक्सीन हमारे पास इंडिया में अभी तक आए हैं, उसके बाद 100% दोबारा वायरल इन्फेक्शन होने का जो प्रोटेक्शन है वो नहीं हो रहा है। मेरे कई सारे ऐसे कोलीग्स हैं और जानकार हैं जिनको कि पहले भी वायरस इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद उनको वैक्सीनेशन की डोज भी मिली, पर उसके बाद भी उनको दोबारा कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है। हालांकि जो वैक्सीन बनाने वाली एजेंसीज हैं प्लस हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, पर वो माइल्ड होगा और वो सिवियर नहीं होगा, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक मेरे सामने ऐसे कोई केस रिपोर्ट्स या कोई नहीं आए हैं जिनको कि दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी हो। तो हो सकता है कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इस वायरस को टोन डाउन कर रहा हो और हमारे को सिवियर इलनेस नहीं हो रही हो। फिर भी कहा गया है कि ऐसे केसेस तो हैं सर कि दोबारा हो गया, आप कितने भी हेल्दी हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा बीमारी नहीं है, जी हाँ दोबारा हो गया। तो कोई भी बीमारी अगर आपको नहीं भी है, वैक्सीनेशन भी हो गया, पहले पिछले साल आपको कोरोना भी हो चुका है, फिर भी आपको सारा प्रोटेक्शन लेना है, मास्क आपको जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। क्योंकि इन स्पाइट ऑफ ऑल वैक्सीनेशन, इन स्पाइट ऑफ पुराना कोरोना इन्फेक्शन, आप अभी टोटली इस वायरस से इम्यून नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना है
इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है ताकि हम डिजीज को सिवियर ना होने दें, वो माइल्ड रूप में ही आके हमारे शरीर से निकल जाए। एब्सोल्युटली सर, इफ यू आर जिसे कहते हैं कि अगर आपके पास हेल्थ है, इफ यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ, इसका मतलब सिंपल यही है कि तभी जो है बाहर से जो आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा है, यानी कि वो जो बैक्टीरिया आया हुआ है, वो जो संक्रमण आया हुआ है, आप उससे वैसे ही तभी ही बच सकते हैं। और इसका जो की फैक्टर है जो वो बताया हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कि वो है किस तरीके से खान पान और बाकी लाइफस्टाइल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए। और इस Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.